नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हम पिछले 3-4 दिनों से किसी प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए और इस बात को आप समझ रहे होंगे कि मौसम बेहतर नहीं था, जिसके चलते लाइट की समस्याएं हो गई। और आपको तो पता है कि सारे सिस्टम लाइट से ही चलने वाले हैं, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। तो इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन मौसम पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। खैर, आज मौसम साफ़ है और स्थिति में सुधार थोड़ा सा हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि लाइट सप्लाई भी आज चालू हुआ है। तो आज हम एक बार फिर से क्लास पर आते हैं वापस। लेकिन छात्रों, मैं आपसे कहूँगा कि आपको अगर वीडियो न जा रहा हो तो आप उदास ना हो, क्योंकि किसी न किसी वजह से ही चलते मैं वीडियो को नहीं डाल पा रहा हूँ। आपके लिए मुझे खुद इस बात का एहसास है कि जितना जल्द हो सकेगा सिलेबस को अगर मैं रिकवर करूँगा तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो चलिए, आज हम भारतीय संविधान की शुरुआत करें। वैसे मेरी बातें आज आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि संविधान तो शुरू कर चुके हैं, फिर आज शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले मैं जो कुछ भी संविधान के पार्ट को पढ़ाया हूं, वो सभी पार्ट संविधान के बेसिक पार्ट हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। किस प्रकार से संविधान को बनाया गया, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा के सदस्यों की मीटिंग किस प्रकार से हुई, कब कब कौन से निर्णय लिए गए, और अंतोगत्वा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो बनकर तैयार हो जाने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि संविधान के वो कौन कौन से पार्ट हैं जिसको विदेश के संविधान से लाकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं और भारतीय संविधान के प्रस्तावना को लेकर वीडियो बन चुका है। उसके बाद मैंने भारतीय संविधान के सिलेबस को लिखवाया था और सिलेबस में मैंने जिन बातों का जिक्र किया है, याद रखें, आपके एग्जाम के लिए जितना मैं लिखवाया हूं वो सफिशिएंट है। आपको बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे, हमको इतनी पढ़ाई ज़रूर कर लेनी है। और मैंने जो सिलेबस लिखवाया है उससे आपका बाहर का क्वेश्चन जाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बारीकी से, अच्छे ढंग से मेरे टोटल सिलेबस को आप पढ़ें संविधान के, और तब आप जो है सेट प्रैक्टिस करें, फिर देखें कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन ज़रूरत है कि आप वीडियो जो भी दे रहे हैं उसको शुरू से लेकर अंत तक देखें। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको शेयर करें, अपने पास ही सीमित ना रखें, कंजूसी ना करें उसमें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और छात्र का भी भला हो सकता है। साथ ही साथ मेरा भी भला होगा, ऐसा नहीं कि मेरा भला नहीं होगा, आपके शेयर करने से मेरा भी भला होगा और साथ ही साथ दूसरे छात्रों का भी भला होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ काम करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, तभी आपको बातें समझ में आ पाएगी। तो चलिए शुरुआत करें पहले लेसन की। और आज पहले लेसन में हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है, क्योंकि संविधान की मैं एक तरह से स्टार्टिंग कर रहा हूं। देखा जाए तो आज संविधान का पहला लेसन पढ़ा रहा हूं, तो पहला लेसन अगर आप बढ़िया कर लेते हैं तो फिर आपको संविधान में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है, और शुरुआत अगर बेहतर करेंगे तो अंत भी हमारा बेहतर होगा। चलिए पहले लेसन की ओर हम बढ़े और देखें कि भारतीय संविधान का पहला लेसन हमसे क्या कहता है। भारतीय संविधान के पहले लेसन में दिया गया है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। मेरे कहने का यहां पर यह मतलब हो गया कि भारतीय संविधान का जो पहला लेसन है उसमें भारत के बारे में बताया गया है, भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है, यानी कुल मिलाकर भारत का परिचय कराया गया है। तो आज हम संविधान के पहले लेसन को देखें और ये भी देखें कि इस भारतीय संविधान के पहले लेसन में कितने आर्टिकल हमको संविधान के पढ़ लेने हैं। 1 से लेकर इसमें 4 तक आर्टिकल पढ़ना है, अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन जो किया गया है भाग 1 में, वो किससे संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। और आपको मैंने बताया था ना कि भारतीय संविधान का जब निर्माण कार्य किया गया था तो उस समय 395 आर्टिकल थे, आज भी 395 ही हैं। यदि हम उस 395 के अंदर ABCD करके जो बढ़ाया गया है उसको छोड़ दे, तब मतलब मूल जो हमारे आर्टिकल हैं अभी 395 ही है। ये अलग बात है कि अब इसी में कोई 394 का ए, 394 का बी, 395 का ए, 395 का डी ऐसे कुछ कर दे तो ये तो आपको संख्या बढ़ गया, लेकिन क्रम तो 395 रही है।
395 रही है। तो 395 में मैंने बताया था कि आपको कम से कम 100 आर्टिकल तो बिल्कुल याद हो ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो संविधान में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं इस बात को आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप संविधान के अनुच्छेद को जान गए तो संविधान पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई। संविधान में अनुच्छेद ही तो पढ़ना है। अगर इतिहास कहें तो इतिहास में सन ही तो पढ़ना है, किस ईस्वी में कौन सी घटना हुई। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, किस अनुच्छेद में कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो मैं 395 नहीं, मात्र 100 आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। 100 आर्टिकल मैं आपको हंसते खिलाते याद करवा दूंगा, ये मेरा दावा है। चलिए हम देखिए 1 से 4 तक। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में ये भी जा रहा होगा कि अब यहाँ से सर पढ़ाना शुरू करेंगे कि पार्ट 1 में हमको क्या क्या चीज़ हम जानना है, 1 में क्या है, 2 आर्टिकल में क्या है, 3 आर्टिकल में क्या है, 4 आर्टिकल में क्या है। खैर ये तो हमको जानना ही है, लेकिन आप याद रखेंगे कि संविधान एक ऐसा पार्ट है हमारे कंपटीशन का जहाँ जब हम सब्जेक्ट के चैप्टर को लिखते हैं ना, तो वहीं से मेरे क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाती है। देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किस बात की चर्चा की गई है। आपका जवाब क्या बनेगा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब देखिए दूसरे टाइप से प्रश्न को कैसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में किस चीज की व्याख्या की गई है, किसकी बात की गई है, क्या बताएंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब दे देगा कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र ये भारतीय संविधान के किस भाग का विषय है, किस भाग में है, भाग 1 में। या दे दें कि भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 2 3 4 आर्टिकल के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो भाई जी यहीं से शुरू है। आइए हम श्री गणेश करें। पहला हमने भाग देखा, तो सबसे पहले भाग 1 में क्या पढ़ना है, भारत का परिचय। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भी हमको यही पढ़ना है, भारत का परिचय। तो कुल मिलाकर मैं आपको बात ही बता देना चाहता हूं कि आप भारतीय संविधान के पार्ट 1 यानी भाग 1 को पढ़ें, अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 को पढ़ें, या फिर आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 को पढ़ें, सब में भारत का परिचय ही है। यानी पहला जो भी है आपका भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो या आर्टिकल 1 हो, सब में क्या पढ़ना है, भारत के परिचय के बारे में जानना है। पहले भारत के बारे में जानिए, उसके बाद जानेंगे कि भारत के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों से मिलकर बना एक संघ है, बना एक संघ है। ध्यान देंगे मेरी बातों को। भारतीय संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि भारत या इंडिया, मतलब भारत के लिए भारतीय संविधान में सिर्फ 2 नामों की व्याख्या की गई है, या तो भारत या फिर इंडिया। कह रहे हैं कि भारत या इंडिया राज्यों से मिलकर बना एक संघ है। इस पर ध्यान देंगे कि भारत एक संघ है जो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें देखिए कौन सी बातें दी गई हैं। इसमें जो बातें दी गई हैं वो 3 तरह की बातें दी गई हैं, अर्थात भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों से मिलकर बना संघ है उसमें निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कौन कौन क्षेत्र शामिल हैं, तो राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र, उसके बाद हैं संघ क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और एक हो गया आपको अर्जित भूभाग। चलिए अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें इसे। मैंने किन बातों को लिखवाया है तब आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। भारतीय संविधान का आर्टिकल सबसे पहले क्या कहता है, एक कि भारत अर्थात इंडिया। ध्यान रखेंगे हम ये भी अब कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल ही भारत के नाम का परिचय करा रहा है कि भारत का नाम या तो भारत है या फिर इंडिया है, बाकी किसी भी नाम को संविधान ने मान्यता नहीं दिया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, आर्यावर्त हो, जम्मू द्वीपे हो। हमारे संविधान के द्वारा सिर्फ 2 नामों की व्याख्या की गई है, भारत अर्थात इंडिया। अब थोड़ी सी मेरी बातों को समझिए। पहले इस बात पर एक बार भी बात लेकर हो चुका था।
पश्चिम बंगाल में किसी एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में एक अपील किया और उनसे आग्रह किया गया अपील करके कि भारत अर्थात जो इंडिया नाम दी गई है, यानी कि इंडिया जो नाम दिया गया है वो एक पश्चिमी नाम लग रहा है, मतलब इंग्लिश नाम है। और जब भारत नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर इंडिया नाम को होना ही नहीं चाहिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि उसने अपना तर्क भी दिया, क्योंकि अगर हम भारत के राष्ट्रगान को भी गाते हैं तो उसमें भी भारत भाग्य विधाता, देखिए वहां पर भी भारत के नाम की चर्चा की गई है। हम प्रस्तावना की बात करें तो वहां भी लिखा गया है कि हम भारत के लोग। तो जब सभी जगह भारत के ही नाम की व्याख्या की गई है तो फिर यहां पर इंडिया नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिया नाम को समाप्त कर दिया जाए। तो हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसमें यह कहा गया कि चूंकि इंडिया भारत को ही परिभाषित कर रहा है, संविधान ये नहीं कह रहा है कि भारत और इंडिया अलग अलग नाम है, यहां पर दे रहा है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत का ही एक नाम क्या है, इंडिया है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। इसीलिए जब परिभाषित कर रहा है तो फिर इसको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि संविधान का पहला आर्टिकल अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किस बात की व्याख्या करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के नाम का परिचय कराया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2003 में आईएएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और कैसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत के किस नाम की व्याख्या की गई है। ऑप्शन जो दिया था, क्या दिया था, उसमें दिया था आर्यावर्त और हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान और भारत, भारत और इंडिया। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, भारत और इंडिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो आपका भारत है या जो ये आपका इंडिया है, ये राज्यों से मिलकर बना एक संघ है, यूनियन है। कुछ राज्यों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण हुआ है। आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में भारत में जो 28 राज्य हैं, इस 28 राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण हुआ है, भारत संघ का निर्माण हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि संघ भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के राज्यों ने भी एक समझौता किया और समझौता करके यूएसए की स्थापना की, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका देश भी वहां के राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। लेकिन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में कुछ अंतर है। जैसे भारत में जब संघ बनाया गया राज्यों को लेकर तो ये साफ स्पष्ट किया गया कि संघ के अंदर जो भी क्षेत्र शामिल हैं वो अपनी मर्जी से संघ से बाहर नहीं हो सकते। ये उनको अधिकार नहीं बनता है कि हम जब चाहें भारत संघ से अलग हो जाएं। अलग होने की स्वायत्तता जो है भारतीय संविधान नहीं देता है। लेकिन अमेरिका की अगर देखिएगा बातों को तो वहां पर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों ने यूएसए की स्थापना तो कर दिया, लेकिन उन समझौते की जो बातें हुई थी उसमें साफ कहा गया था कि अमेरिका के अंदर कोई भी राज्य जब चाहे अमेरिकी संघ से अलग हो सकता है, यानी अलग होकर हम एक अलग देश बना सकते हैं। ये आपसी शर्तें वहां पर जो लागू की गई हैं वो बातें हैं। यानी वहां पर नियम कायदे के हिसाब से अगर सब कुछ चल रहा है तब तो सब कुछ सही है, लेकिन थोड़े से भी संघ में किसी प्रकार की कोई अंतर दिखा तो कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से कभी भी संघ से बाहर हो सकता है। बट भारत का संविधान साफ मना करता है कि भारत संघ में जो भी क्षेत्र शामिल हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, उनको अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अब ऐसा नहीं कि भारत संघ में बिहार शामिल है, भारत संघ में उत्तर प्रदेश शामिल है, भारत संघ में कर्नाटक शामिल है तो कर्नाटक कभी अलग हो जाएगा। जैसे आप कुछ समय पहले तक देखे थे कि कर्नाटक में एक बार कर्नाटक का अलग झंडा बना दिया गया था। ये बिल्कुल हम कहेंगे संविधान के नियमों के प्रतिकूल काम किया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश के अंदर सिर्फ राष्ट्रीयता की बात यहाँ पर होनी चाहिए और राष्ट्र का एक तिरंगा झंडा ही मान्य है। किसी दूसरे झंडे को लेकर आप अलग होने की अगर आप परिभाषा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहां पर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से साफ मना किया गया है। अब सवाल उठता है कि भारत राज्यों से मिलकर जो बना हुआ संघ है उस भारत संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो देखें, राज्य शामिल है और राज्यों के क्या, उनके राज्य क्षेत्र शामिल किया गया है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, कर्नाटक राज्य हो गया तो कर्नाटक राज्य का अपना कुछ एरिया होगा, बिहार राज्य हो गया, बिहार राज्य का कुछ अपना एरिया होगा, हरियाणा राज्य हो गया, हरियाणा राज्य का भी कुछ अपना एरिया होगा। तो इस हरियाणा को और उसके पूरे क्षेत्र को भारत संघ में शामिल किया गया है। तो ये राज्यों को शामिल किया गया। दूसरी बड़ी बात कि इसमें संघ क्षेत्र को शामिल किया गया, और संघ क्षेत्र का कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश सब आते हैं। जैसे मैं कहूँ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पुदुचेरी, या फिर कह दे दिल्ली,
दिल्ली जो कि सबसे बेहतर हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन क्षेत्रों को भी भारत संघ में शामिल किया गया, यानी कि राज्य भी शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश का जो एरिया है वो भी शामिल है। और अगर इंडिया ने किसी क्षेत्र को जीत कर अपने क्षेत्र में मिला लिया तो उस क्षेत्र को भी भारत संघ का हिस्सा माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि भारत किसी दूसरे देश पर अटैक करे और वहां की जमीन को इंडिया ले ले अपने कब्जे में, तो वहां का जो कब्जा किया हुआ जमीन होगा वो भी भारत संघ में शामिल हो जाता है। तो अब देखिए, इसी को लेकर बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पूछा गया था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था कि भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है जिसमें किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है? लिखा था क्या? अर्जित भूभाग। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं शामिल किया गया है। संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, ये भी शामिल किया गया है। राज्य के क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। बाहरी क्षेत्र, तो बाहरी क्षेत्र का मतलब क्या है? अगर बाहर का है, आपके कब्जे में नहीं है, तो आपका थोड़ी होगा, वो आपका नहीं होगा, यानी वो शामिल नहीं है। तो भारतीय संघ में कौन कौन से शामिल हैं? राज्य भी शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और साथ ही साथ अर्जित भूभाग भी शामिल हैं। यही बात कर रहा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 1। तो हम ध्यान रखेंगे, अब इनमें से कोई भी क्षेत्र है, वो कोई भी क्षेत्र भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि भारत 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ एक संघ है। कुछ समय पहले तक क्या था, जब जम्मू एंड कश्मीर को राज्य के तौर पर हटाया नहीं गया था, उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, तब तक हम ये कहते थे कि भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ संघ है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि भारत 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ संघ है। और ये बातें कब से लागू हो गई थी? 31 अक्टूबर 2019 से, जब जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि पहले आर्टिकल में किस बात की चर्चा की गई है। अब आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के दूसरे आर्टिकल के बारे में कि भारतीय संविधान का दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। अच्छे ढंग से समझिएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे आर्टिकल 2 और 3 में ही गड़बड़ी कर देते हैं, उनको वही चीजें समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं दोनों आर्टिकल को एक साथ यहां पर दिखाने का प्रयास करूंगा। आर्टिकल 2 भी लिख रहा हूं और नीचे आर्टिकल यहां पर 3 भी लिख रहा हूं, ताकि दोनों को एक साथ मैं समझा सकूं। देखिए, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना या यहां पर कर दे रहे हैं या करके निर्माण, स्थापना कहें या निर्माण कहें, स्थापना करने का अधिकार संसद को होगा। ठीक है ना? संसद को होगा। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस तरह
सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना। चलिए मैं समझाऊंगा अभी इस बात को। अब आइए थोड़ा सा 3 में लिखते हैं। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, या हम एक और बात कह सकते हैं, पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, या एक और काम दे रहे हैं यहां पर, सीमा में बदलाव का अधिकार संसद को होगा, संसद को होगा। जैसे यहां भी एक एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एवं झारखंड को क्रमशः 26वां, 27वां एवं 28वां राज्य बनाया गया। ये हो गया आपको लिखावट की बात। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब समझिए। आप दोनों आर्टिकल में एक चीज़ों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मुझे क्यों दोनों आर्टिकल साथ में लिखवाना पड़ा। जैसे देखिए, आर्टिकल 2 भी कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, देखिए यहां भी आ गया, नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना यानी निर्माण। तो अनुच्छेद 2 में भी राज्यों के निर्माण की बात हो रही है, और यहां पर देखें आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों के निर्माण की बात हो रही है। अब मन में आपके ये प्रश्न जाएगा कि जब राज्यों के निर्माण की बात आती है, तो अगर किसी एक आर्टिकल में चर्चा हो गई तो फिर दूसरे आर्टिकल में वही चीज़ लिखने का क्या मतलब है। और अगर लिख दिया गया तो अब हम ये कैसे माने कि भारत में किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो अब वो 2 के तहत हुआ है कि 3 के तहत हुआ है। अब इसको हम कैसे प्रमाणित करेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन दोनों दे दे एक साथ, ए में दे दें आर्टिकल 2 और बी में दे दें आर्टिकल 3, एक में दे दें आर्टिकल 4 और एक में दे दें कोई नहीं, तो आपके मन में जाएगा कि 2 वाला भी सही है और 3 वाला भी सही है, तो हम करें क्या। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर आप समझ नहीं पाते हैं और अक्सर इसका गलत उत्तर देकर आते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण या उसके प्रवेश की बात आएगी, नए राज्यों का प्रवेश या फिर निर्माण करना हो तो ये अधिकार किसको है, ये अधिकार संसद को है। और यहां भी नए राज्यों का निर्माण करना होगा तो ये भी अधिकार संसद को है। यानी हर हालत में आप इस बात को समझ गए कि भारत में अगर नए राज्यों का निर्माण होता है तो ये कर्ता कौन है, ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्यों का निर्माण करे। बट दोनों ही आर्टिकल में अब देखें अंतर क्या है। आर्टिकल 2 में जो बातें दी गई हैं उसमें भी नए राज्यों का निर्माण है, आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों के निर्माण की बात है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों में देखें। आर्टिकल 2 में इस बात को समझ लेंगे कि नए राज्यों का अगर निर्माण होता है तो वो राज्य भारत के अंदर का नहीं होना चाहिए। मतलब भारत के अंदर ही अगर राज्य हैं और उसी को हम नया राज्य बना रहे हैं तो वो आपको अनुच्छेद 2 के तहत नहीं होगा। यानी आर्टिकल 2 भारत में नए राज्यों का निर्माण तब करेगा जब हम किसी बाहरी क्षेत्र को, जो हमारे हिस्से में नहीं था, उस बाहरी क्षेत्र को जीतकर और तब उसे भारत में मिला रहे हैं और उसको एक नया राज्य बना रहे हैं। तो ये विदेश के द्वारा जीते गए जमीन के तहत अगर नए राज्यों का निर्माण करना होगा तो उसके लिए आर्टिकल 2।
अब इस बात को आप समझिए कैसे। जैसे देखिए, मैं यहां पर एक चर्चा किया हूं सिक्किम के बारे में, आर्टिकल 2 के तहत कैसे हुआ देखिए। ये बात है 1462 की। 1462 में सिक्किम के 3 बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर फुत्सुंग नामग्याल नाम के एक व्यक्ति को वहां का राजा घोषित करते हुए वहां पर राजतंत्र की शुरुआत की गई। तो 1462 में राजतंत्र की शुरुआत हुई। राजा बना कौन? फुत्सुंग नामग्याल। फुत्सुंग नामग्याल, वहां के 3 बौद्ध भिक्षुओं ने इनको राजा बनाया और राजतंत्र की वहां पर शुरुआत की गई। अगर हम राजा की बात करें सिक्किम में, तो जो राजा बनता था, चाहे कोई भी राजा हो, उसको नाम दिया जाता था चांग्याल, मतलब वहां के राजा को चांग्याल कहा जाता था। तो ये भी वहां का एक चांग्याल बना, फुत्सुंग नामग्याल राजा बना। और इस तरह से 1462 में जब राजतंत्र की शुरुआत हुई तो भारत का हिस्सा सिक्किम नहीं रहा, वहां पर एक अलग शासन था, एक अलग व्यवस्थाएं थी, राजतंत्र चल रहा था वहां पर। अब देखिए हुआ क्या, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के समय भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो भारत में रहकर भी भारत के हिस्से नहीं थे। सिक्किम तो खैर हमारे हिस्से के अंदर था ही नहीं, वो तो बाहरी क्षेत्र था। यदि आप भारत के नक्शे को देखेंगे ना इस प्रकार से बने हुए, तो आपको ऐसा जो दिखाई देगा यहाँ पर इस प्रकार से, यही है आपका सिक्किम, यह सिक्किम का हिस्सा है। तो ये इंडिया के अंदर के हिस्से में नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा बाहरी क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर फुत्सुंग नामग्याल राजा बनकर राज कर रहे थे और नामग्याल राजवंश यहाँ पर चल रहा था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये प्रश्न आया कि भाई सिक्किम को भी भारत के राज्य में शामिल किया जाए, भारत के अंदर इसको मिला लिया जाए। लेकिन एक जनमत संग्रह जब कराया गया सिक्किम में, तो वहाँ के लोगों ने भारत में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को एक संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। संरक्षित राज्य का दर्जा का मतलब ये हो गया कि सिक्किम के अंदर जो भी विदेशी मामले होंगे, मतलब किसी प्रकार का राजनीतिक बातचीत या जो वित्तीय मामले होंगे या सिक्किम की सुरक्षा का जो मसला होगा, सेना से संबंधित जो मसला होगा, इन तीनों को देखभाल करने का अधिकार भारत सरकार के पास होगा। बाकी वहां पर नामग्याल राजवंश का जो शासन चल रहा है वो आगे चलते रहेगा। लेकिन ये नामग्याल राजवंश जिस प्रकार से पूरी दुनिया से राजवंश समाप्त होता जा रहा था, यहाँ के लोगों के अंदर भी इस वंश के प्रति, नामग्याल राजवंश के प्रति एक आक्रोश की भावना जगी और अंतोगत्वा 1974 के समय वहाँ के लोगों ने एक जनमत सर्वेक्षण कराया और जनमत सर्वेक्षण में 97% से अधिक लोगों ने भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया, जिसके बाद इस सिक्किम को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मतलब इसको लोकसभा में पेश किया गया इस प्रस्ताव को कि भाई भारत में उसको शामिल किया जाए। तो 23 अप्रैल 1975 को उसको हम कहेंगे कि लोकसभा ने पारित किया। 26 अप्रैल को इस प्रस्ताव को जो है राज्यसभा ने पारित किया। 16 मई को हालांकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का उस पर हस्ताक्षर हुआ था और भारत का ये 22वां राज्य बना था। लेकिन जैसे ही राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो गया, हम उसी दिन को भारत में सिक्किम को 22वें राज्य के तौर पर देखते हैं। तो ये हमारे एरिया में नहीं था, ये हमारा क्षेत्र नहीं था, लेकिन हम इस क्षेत्र को अपने में लाए, बाहरी क्षेत्र को अपने में लाए। तो मुझे बताइए, अगर लाएं तो लाने के समय हम ये कहेंगे ना कि भारत का एक नया राज्य बनाइए, नया राज्य बना सिक्किम, तो ये किसके तहत बना? अनुच्छेद 2 के तहत बना। मुझे बताइए, अगर कोई कह दे कि क्या आर्टिकल 2 के तहत भी सीमा में बदलाव होता है, सीमा में भी परिवर्तन होता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे अगर ये भारत में नहीं था तो पहले तो भारत का ऐसे ही चलता था ना सीमा, लेकिन जब ये शामिल हुआ तो अब तो भारत की सीमा इस प्रकार से हो गई, तो सीमा में बदलाव हो गया, भारत का एरिया पहले से क्या हो गया? बढ़ गया। तो किसी बाहरी क्षेत्र को लाकर भी अगर हम इंडिया में शामिल करेंगे, उसको राज्य बनाएंगे, तो भी तो सीमा में बदलाव होगा, तो भी तो हम कहेंगे कि भारत के एरिया में भी बदलाव होगा, नया राज्य बनेगा। हम नया राज्य इसको अब बनाएं या अगल बगल का कोई राज्य हो, इसी के नाम पर हम इसका भी नाम रख देंगे, चलिए यही जो है राज्य बनकर रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक राज्य है पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम था जो हमारा नहीं था, लेकिन मान लेते हैं कि इसको जीत कर हम इसमें मिला दिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्किम वाला इलाका भारत में मिल गया है और पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत उसको ला दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत उसको ला दिया गया है। अब उस सिक्किम वाले क्षेत्र को मिलाकर भी एक बड़ा स्टेट बन गया पश्चिम बंगाल। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, पश्चिम बंगाल जितना आप हैं उतना ही रहिए, हम सिक्किम को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिए हैं। तो वही हुआ यहाँ पर, किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में लाकर अगर भारत की सीमा में बदलाव करेंगे,
उसके नामों में परिवर्तन कर देंगे या फिर नए राज्य का निर्माण करेंगे, तो ये 2 के तहत होगा। अधिकार किसके पास मिला हुआ है? संसद को दिया गया है। अब यहां पर देखिए 3 क्या कहता है, यहां भी कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नामों में बदलाव करना हो या फिर सीमा में बदलाव कर देना हो, मतलब सीमा बदल देनी हो, क्षेत्र बदल देना हो, तो ये भी कार्य किसको दिया गया? संसद को। अब इसमें देखिए कैसे, जैसे देखिए भारत के अंदर अगर हम इन 3 राज्यों को देखें, छत्तीसगढ़, झारखंड जो बिहार से निकला या उत्तराखंड जो यूपी से निकला, ये तो भारत के एरिया के अंदर था ना, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो ये तो भारत में ही था, अंदर भारत के कब्जे में ही था। लेकिन अगर हम इसी क्षेत्र को बांट दिए तो हम कहेंगे ना कि अब उत्तर प्रदेश के एरिया कम हो गया। कुछ एरिया इसका कौन ले लिया? उत्तराखंड ले लिया ना, उत्तराखंड ले लिया, तो उत्तर प्रदेश की एरिया कम हो गया। अब इसके सीमा में बदलाव हो गया, पहले सीमा था यहां तक, अब इसका सीमा यहीं तक हो गया, तो ये भी सीमा में बदलाव हुआ। लेकिन हमारे देश की अंदरूनी सीमा में बदलाव हुआ, ये देश के अंदरूनी सीमा में बदलाव हुआ, एक नया राज्य बनकर यहां पर आ गया उत्तराखंड, जो हमारे देश के अंदर के राज्यों को ही तोड़कर एक अलग राज्य बनाया गया। तो ये किसके तहत होगा? 3 के तहत होगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि भारत के किसी बाहरी क्षेत्र, जैसे मतलब अगल बगल के किसी देश के हिस्से को छीनकर हम इसको भारत में मिला दिए और उसको एक नया राज्य बना दिए, किसके तहत? 2 के तहत। और यदि कल के डेट में हम उत्तर प्रदेश को ही एक और बंटवारा कर दें तो वो किसके तहत होगा? बंटवारा करके अगर हम एक नया राज्य बना दें तो वो किसके तहत होगा? 3 के तहत होगा। अब यहीं पर देखिए 84वां संविधान संशोधन जब 2000 ईस्वी में किया गया था तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड को, छत्तीसगढ़ को काटा गया मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को काटा गया यूपी से, झारखंड निकाला गया बिहार से, और उन तीनों को निकालकर 26वां, 27वां एवं 28वां राज्य बनाया गया था। यदि आप देखें तो जम्मू कश्मीर हाल में जो बंटवारा किया गया, हाल में जम्मू कश्मीर की को राज्य की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो सीमा में बदलाव हो गया, एक जम्मू कश्मीर का एरिया आ गया, एक लद्दाख का एरिया आ गया। लेकिन चूंकि हमारे ही क्षेत्र के अंदर था तो वो बदलाव किसके तहत हुआ है? ये आपको आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहां देखें आर्टिकल 4, एक और आर्टिकल इसमें बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं और तब जानेंगे कुछ आगे की बातों को अगले क्लास में। 4 कहता है कि साधारण बहुमत, याद रखेंगे ये बात कि आर्टिकल 4 में किस बात की चर्चा की गई है? साधारण बहुमत की चर्चा की गई है। यानी कि किसी भी राज्य को भारत में बनाना हो, उसकी सीमा में बदलाव करना हो या फिर हम ये कहें कि उसके नाम में परिवर्तन करना हो, बाहरी क्षेत्र को लाकर भारत में राज्य बनाना हो या देश के अंदर ही किसी क्षेत्र को तोड़कर एक नया राज्य बनाना हो, तो इन सब के लिए सिर्फ हमें कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। यहाँ पर हमको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विशेष बहुमत के बारे में हमको पढ़ना है आर्टिकल 300 कितना में? 68 में। बट साधारण बहुमत के बारे में पढ़ना है हमको आर्टिकल 4 में। अब आपके मन में जा रहा है कि साधारण बहुमत क्या है? जैसे मान लीजिए कि साधारण बहुमत का मतलब ये हो गया कि आज जितना लोग आए हैं उतने ही लोगों से प्रस्ताव पारित। मान लेते हैं कि भारतीय संसद में 545 लोकसभा में सांसद हैं, इस बात को आप जानते हैं। राज्यसभा में 245 है, लेकिन 545 में यहां पर मात्र 200 लोग आए हैं और 245 में यहां पर मात्र 100 ही लोग आए हैं। तो जितना आए हैं उसका आधा से एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का आधा से कितना होगा? 51। यानी इतने ही लोग अगर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिए तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं साधारण बहुमत। जो आए हैं, उपस्थित हैं और जो मतदान करने वाले हैं उनका आधा से एक अधिक, ये कहलाता है साधारण बहुमत। तो ये राज्यों का निर्माण, राज्यों के नामों में परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। बट इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कर्नाटक राज्य को विभाजित करके एक नया राज्य बनाना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति या संसद कर्नाटक राज्य को एक प्रस्ताव प्रेषित करता है। मतलब ये प्रेषित करता है कि आपको कर्नाटक राज्य का भी हम विभाजन करने जा रहे हैं या उसके नाम को बदलने जा रहे हैं। हालांकि ये पहले राज्य सरकार के द्वारा ही केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, इसमें से एक नया राज्य बना दिया जाए या फिर कर्नाटक राज्य का नाम चेंज कर दिया जाए। तब राष्ट्रपति या संसद इस प्रस्ताव को प्रेषित करता है वहां के कर्नाटक विधानमंडल के पास। अब विधानमंडल को प्रेषित करने का यह मतलब हो गया कि आपको एक सूचना दे दी गई कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं। तो मतलब हम प्रेषित किए हैं। तो एक बात को यह भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति या संसद आबद्ध नहीं है, आपकी बात मानने के लिए आबद्ध नहीं है कि विधानमंडल अगर वहां का कह दे कि नहीं
नहीं विभाजित होगा, नाम नहीं बदलेगा, तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति या संसद को आबद्धता वाली बात नहीं की गई है। बस एक सामान्य परंपराएं निर्वहन की जाती हैं कि आपके पास मैसेज भेजा जाएगा कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। आपसे एक राय मांगा जाएगा कि आप इतने दिनों के अंदर अपनी राय दे दें। अगर आप उतने दिनों के अंदर राय नहीं भी देते हैं तो भी आपके बातों से कोई मतलब होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार जो चाहेगी वही वहां पर होगा। अब इसके बाद भारत में कुछ राज्यों का निर्माण किस तरह से हुआ है, भाषाई आधार पर कौन कौन से राज्य बने, या फिर राज्यों को बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से दी गई थी, 1947 में कितने टाइप के राज्य हुआ करते थे, बाद में राज्यों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया, इस सब बातों का जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप मेरे अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।